नमस्कार यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैम, आपकी ठंड आ गई? आपने जैकेट वैकेट पहन रखी है? नहीं, रूम में थोड़ा एसी स्ट्रांग है तो मैंने सोचा कोरोना से बचने के लिए थोड़ा जैकेट वैकेट पहन लेते हैं। मेरी मशीन है ना, वो बहुत गर्म हो जाती है तो इसलिए मुझे उसको ठंडा रखने के लिए एसी चलाना पड़ता है, अदरवाइज़ मेरी मशीन लैग करने लग जाती है। मैम, मशीन कौन सी मशीन यूज़ करते हो? अरे लैपटॉप को भी मशीन बोलते हैं बच्चों, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सवाल पूछते रहते हो। एनीवेज, सो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है कि आखिरकार क्या अहमियत है मैनेजमेंट की। अगर मैनेजमेंट ना हो तो क्या भूचाल आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमें पढ़ना है आज। ठीक है। आप बोलोगे मैम आपने हमें फीचर्स बता दिए मैनेजमेंट के, तो क्या उसी से थोड़ा सा हम बता पाएंगे जो उसके फीचर हैं? अगर उसके फीचर गायब हो जाएं तो शायद मतलब मैनेजमेंट का तो वजूद ही नहीं रहेगा। तो बच्चों, आपने दिमाग थोड़ा ठीक लगाया है कि कुछ कुछ फीचर्स में से ही उठकर जो है हमारी इंपॉर्टेंस आएगी। बस हमारा लिखने का तरीका जो है थोड़ा बदल जाएगा, यानी जो हम पॉइंट्स शायद आपको सेम लग सकते हैं, बट हम जैसे जैसे उनको लिखेंगे जो हमारा टोन होगा वो टोन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम कन्विंस करा रहे हैं, यहाँ पे हम कन्विंस कराना चाहते हैं कि देखो मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान होने वाला है। ओके, फ़ोन को कर देते हैं साइलेंट पे, फ़ोन साइलेंट पे है ऑलरेडी। और बस हाँ, तो आज हमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है बताओ, जो हमने कल करा था पिछले वाली वीडियो में। तो हमें जो है सबसे पहले देखना है कि क्या हमें पिछले वाला याद है कि नहीं है। हमने करा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या करा था हमने? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने बोला था कि मम्मा का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। हमने बोला था मम्मा जॉब जाती है, मम्मा घर में फैमिली का ध्यान रखती है और मम्मा सोसाइटी के बारे में सोचती है। तो मम्मा के जो हैं 3 ऑब्जेक्टिव हैं उनकी लाइफ में। पहला जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फिर उनका जो है सोसाइटी से रिलेटेड है, यानी सोसाइटी के लिए जो सोशल ऑब्जेक्टिव। फिर उनके जो हैं खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनके होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। राइट। ओके। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमने क्या बोला था कि चलो मम्मा ऑफिस जाती है तो मम्मा सोचती है कि देखो मेरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं काम करती हूँ वो ना सर्वाइव करती रहे, मतलब डूबे ना, कभी सर्वाइव करती रहे मार्केट में, प्रॉफिट भी कमाती रहे और वो जो है ग्रोथ करती रहे, क्योंकि उससे अल्टीमेटली हमारा तो फायदा होगा, घर में पैसे उसी की वजह से तो आते हैं। राइट। फिर उसके बाद हमने करा था सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में मम्मा ने क्या बोला था? मम्मा ने बोला था बहुत सारे पॉइंट्स थे, याद है? लेकिन हमने तो कहानी याद करी थी मम्मा के नाम से। तो हमने क्या कहानी याद करी थी कि देखो, जो हमारी हमें जो है सबको सोशल सर्विस करना चाहिए। पहला पॉइंट सोशल सर्विस हो गया। फिर उसके लिए हमने बोला था कि चाहे आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं है, चाहे आप एम्प्लॉयड हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, मम्मा जो है घर में रहती हैं, सबका ध्यान रखती हैं, मम्मा बाहर जॉब नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल कई मम्मा भी ऐसी भी होती है ना जो सिर्फ घर में घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, वो जॉब नहीं करती हैं। चाहे आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं चाहे ना हो, सोशल सर्विस करने के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। दिल दिल से निकलनी चाहिए आपके कि हाँ मुझे जो है समाज में थोड़ा सा भला करना है, थोड़ा दान पुण्य करना है। ठीक है। तो सोशल सर्विस सभी को करनी चाहिए, चाहे तुम्हारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत क्या होती है? थोड़े से पैसे की, यानी इकोनॉमिक वेल्थ की। क्यों करना चाहिए? ताकि दूसरे लोगों को भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। 5th पॉइंट है फाइनेंशियल सपोर्ट। और जो है ताकि वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सके। 6 पॉइंट है क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और फिर इससे क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनेगा और हमारी जो सिविक एक्टिविटीज़ हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, यानी वो सिविक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। मैम 8 के 8 पॉइंट्स ऐसे याद हो गए? यस, आपको ना पूरी बिजनेस स्टडी ऐसे याद हो जाएगी, बट आपको थोड़ा फेथ रखना है। राइट। तो जब जब तक आप फेथ रखोगे और जब तक आप रिवाइज करते रहोगे, आप एक भी पॉइंट जो है इधर से उधर नहीं कर सकते। मतलब आपको पूरा ऐसे लाइन में याद हो गया। देखिए हमने कैसे पूरा स्टोरी की लाइन बना ली और सेम पैटर्न में सेम मैनर में हमें जो है पूरा आंसर याद है। ओके। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। मैम एक सेकेंड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव रह गए मैम। पर्सनल, अच्छा ओके, तुम छोड़ोगी नहीं मतलब मुझे। चलो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में मम्मा ने क्या सोचा था? सबसे पहले मुझे कॉम्पिटेटिव सैलरी मिले, कि भाई मैं काम कर रही हूँ ऑफिस में जाके तो मुझे कॉम्पिटेटिव सैलरी मिलनी चाहिए ना। हमने कहा ठीक है मामा, आपको जो है कॉम्पिटेटिव सैलरी मिलनी चाहिए। दूसरा मामा बोलती थी कि मेरे बच्चों का पर्सनल ग्रोथ हो और मेरे पति का डेवलपमेंट हो जाए।
तो सेकंड था हमारा पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर तीसरा था कि हाँ मुझे एज अ मदर एज एन एम्प्लॉई मुझे क्या मिलनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, रिकग्निशन मिलना चाहिए। रिकग्निशन मेरे कॉलीग्स के सामने, पीयर रिकग्निशन, और मेरा सोसाइटी में भी मेरा रिकग्निशन हो कि जब मुझे देखें तो मुझे इज्जत की नज़रों से देखें कि वाह क्या माँ है ये ठीक है। तो फिर सोशल रिकग्निशन भी चाहिए। हो गया बस, अब खुश हो, हमें पूरा याद है जो हमने पिछले लेक्चर में करा था। चलो अब हम करते हैं मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। बहुत ही आसान टॉपिक है, काफ़ी आपको लगेगा कि ये तो पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी, बट बोर मत हो जाना, मेरे साथ बने रहना। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले हमें जानना है, अरे 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 हाँ चलो चल गया। सबसे पहले सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, मैनेजमेंट इंप्रूव्स एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो चलो पहला पॉइंट देखते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैम एक बात बता दो, आपने जब हमें फीचर पढ़ाया था आपने उसमें बताया था कि मैम हमारी जो मैनेजमेंट है वो क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हमारी जो मैनेजमेंट है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। बिल्कुल सही बच्चों, आपको याद है। फिर मैम आपने ये भी बोला था कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब एक अकेला बंदा काम नहीं करता, मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी है। बिल्कुल सही है मैम। तो इसमें ग्रुप भी आ रहा है मैम, इसमें गोल भी आ रहा है। पढ़ तो लो एक बार पहले, डाउट सबको पहले पूछने होते हैं। बट देखो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो आपका पहला था ना गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये बिल्कुल उसी पॉइंट से सेम रिलेटेड है। वहाँ पे हमने क्या बात करी थी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यही चाहती है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो अचीव हों। डिफरेंट एम्प्लॉयज़, डिफरेंट लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन सभी के एफर्ट्स एक डायरेक्शन में जो है वो डायरेक्ट होने चाहिए, और वो जो हमारा मेन गोल है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल। तो सभी के एफर्ट्स मिलाकर एक ही डायरेक्शन में लीड करेंगे, और वो कौन सी डायरेक्शन है कि हमारा अचीव हो ऑर्गेनाइजेशन का गोल। तो सेम बात यहाँ पे लिख रखी है, मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल along with the organizational goal. Management directs the efforts of all the individuals in the common direction of achieving the organizational goal. बहुत सिंपल सी बात है। सेम लाइन को उन्होंने जो है पैराफ्रेज करके लिख दिया। पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है, यानी कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए, कुछ उन्होंने उन वर्ड्स के सिनोनिम्स यूज़ कर लिया, या फिर डिफरेंट तरीके से किसी एक सेंटेंस को लिख देना, वही होता है आपका पैराफ्रेजिंग, और इन्होंने वही करा। दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। मैम मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या थी, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू गेट थिंग्स डन, और हमें क्या था कि उसमें हमें टूवर्ड्स अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैम ये एफिशिएंसी वहीं से उठ के आया ना ये वर्ड, बिल्कुल सही कहा आपने बच्चों। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन से और मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक से या फीचर से हमें सारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट मिल जाएंगे। पहला जो ये था ये कि एक ग्रुप गोल जो है अचीव करने में हेल्प करता है, तो ये कहाँ से आया था, ये फीचर से उठ के आया था। मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ाती है, ये कहाँ से उठ के आया है, ये उसकी डेफिनेशन में से उठ के आया है। मैनेजर ट्राइज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। वो क्या करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। और हमारे एफिशिएंसी का ही मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब है हमें काम करना है और कॉस्ट एकदम रिड्यूस करना है, और जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल सके। तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है और हमें जो है कॉस्ट को रिड्यूस करना है, यही मेन गोल है मैनेजर का व्हेन दे आर स्पीकिंग ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का यही मेन गोल है। सो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट इंसिस्ट करती है कि एफिशिएंसी हो ऑर्गेनाइजेशन में, इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इन द वर्क थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट बोलती है कि एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए, ताकि हमारे जितने भी फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से थे मैंने आपको बताया था ना, प्रोसेस है, प्रोसेस जी क्या है, वो सारे प्राइमरी फंक्शंस हैं, और वो प्राइमरी फंक्शंस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट। तो वही सब जो फंक्शंस को करने के लिए हमें उनमें भी एफिशिएंसी लानी पड़ेगी धीरे धीरे। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैम आपने हमें ना एक पॉइंट कराया था मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसमें आपने बोला था कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है।
मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, यानी मैम हमें अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ एंड जो प्लान्स हैं मैनेजमेंट में वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहने चाहिए, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था नोकिया का। नोकिया बहुत बढ़िया फ़ोन बनाते थे, पूरी मार्केट में मेजॉरिटी शेयर उनके पास होता था, लेकिन धीरे 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 इसकी वैल्यू डिक्लाइन होती गई और कितने सारे लीडर्स आ गए मार्केट में, एप्पल, सैमसंग, आज तो ओप्पो और ये भी हैं वीवो और जो भी सब चल रहे हैं। तो यही सब फ़ोन्स जो हैं ये आते गए। फिर ब्लैकबेरी भी था बीच में। अब देखा आपने ब्लैकबेरी जो है वो भी आउटडेट हो चुका है। आजकल किसके पास देखा है आपने ब्लैकबेरी? अगर होगा भी तो कोई इक्का दुक्का होगा, उसके पास भी कोई पुराना मॉडल होगा। तो ठीक है, तो आजकल एप्पल वगैरह सब चल रहे हैं, क्योंकि नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं करा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, इसीलिए वो जो है वो उनका डाउनफॉल है। नाउ दे आर ट्राइंग टू come back in the industry, come back in the market and gain some share, gain a tiny bit of share in the market. तो जब हमारी मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक फंक्शन है, यानी वो चेंजेस करते रहते ताकि हम इस कड़े कंपटीशन में सर्वाइव कर सके, तो मैनेजमेंट क्या एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं क्रिएट करेगी। हाँ, तो मैम ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही उठ के आया, बिल्कुल राइट। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशंस को क्या है डायनामिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना चाहिए, इसीलिए उनको जो अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, जो उनके गोल्स हैं, प्लान्स हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू सर्वाइव इन डायनामिक environment, so managers keep making changes in the organization to match the environmental changes. तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करेंगे कैसे? according to the changes that are happening in the external environment. नोकिया ने नहीं चेंज किया, और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? कोडैक का एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, और कौन कौन से एग्जाम्पल आजकल कैमरा कौन सी कंपनी फेमस है कैमरा में? एक तो कैनन है और एक सोनी है। सोनी तो मतलब मार्केट लीडर है ही, बहुत सारे प्रोफेशनल जो हैं वो सोनी का ही कैमरा यूज़ करते हैं, जो थोड़े से एमेच्योर होते हैं, जिनको होता है ना कि अरे DSLR, तो कैनन भी मतलब अच्छा खासा मार्केट शेयर है उनके पास, बट ये लोग भी नए प्लेयर्स हैं, ठीक है। पहले कोडैक होता था, ओके। ये देखो, अगर आपको देखना है कोडैक स्टोरी ऑफ फेलियर, देख रहे हो, कोडैक स्टोरी ऑफ फेलियर, तो आप जो है इसमें से फोर्ब्स की वेबसाइट जो है पढ़कर आना। कोडैक भी फेल हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं रखा था अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, अपना जो स्टाइल ऑफ बिजनेस था वो उन्होंने जो है नहीं करा था, अपडेट नहीं करा था, जिसकी वजह से उनका फेलियर हुआ, ठीक है। तो आप ये पढ़कर आना थोड़ा सा, हम डेफिनेटली इसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, व्हाई इज़ दिस एडवर्टाइजमेंट कमिंग। चलो कोई नहीं, ओके, फोर्ब्स का ही आर्टिकल है, पढ़कर आना। लेट्स नाउ सी हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर जनरली रेजिस्टेंट टू चेंज। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत ही पते की बात लिखी है, जो शायद हमने पहले नहीं पढ़ी थी, कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज। उनको लगता है कि नहीं, बस जैसे चीज़ें चल रहे हैं वैसे ही चलती रहें, क्योंकि वही लोग जो है सबसे पहले बोलते हैं कि नहीं यार चेंजेस मत करो, जो चल रहा है वो सही तो चल रहा है, वो उससे हमें कोई नुकसान थोड़ी ना हो रहा है। तो हमें एम्प्लॉयज़ को जो है इस तरीके के माहौल में रखना चाहिए, उनको प्रिपेयर रखना चाहिए कि देखो ये आज है लेकिन ये सेम चीज़ शायद कल ना हो, तो बी प्रिपेयर्ड। चेंज को जो है आपको रेजिस्ट नहीं करना है। रेजिस्ट का मतलब क्या है? रेजिस्ट का मतलब क्या है? रोकना, मतलब जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं उसके लिए रोकना, नहीं 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 मत करो। तो दैट इज शोइंग रेजिस्टेंस टूवर्ड्स व्हाट? रेजिस्टेंस टूवर्ड्स चेंज। और हमारा ना ह्यूमंस का साइकोलॉजी ऐसे काम करता है, बस मतलब एक चीज़ में परफेक्शन आ गई, वही करते रहो। चेंजेस ना किसी को भी नहीं पसंद है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप हर रोज़ सुबह बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन यू एवरी डे वेकिंग अप एट 10 AM आप उठते हो और आप सोते हो 12 बजे, रात को 12 बज जाते हैं और आप 10 बजे तक सोते रहते हो, ठीक है। अब जैसे ही स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे फिर जो है आपको 6 बजे उठना पड़ेगा। फिर जब आपको एक दिन नींद नहीं आएगी ना कि 12 बजे तक, क्योंकि नींद की भी तो आदत है ना, वो सेम टाइम में आएगी, फिर 12 बजे सोओगे और 6 बजे उठना पड़ेगा, तब देखना आपको कितना बुरा लगेगा। और किसी को जो है चेंज पसंद नहीं है। दैट्स हाउ द ह्यूमन साइकोलॉजी इज़।
इसीलिए हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो इतने सालों से काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी ना आदत पड़ जाती है कि यार सेम काम है, वही बढ़िया चलना चाहिए, मक्खन की तरह काम हो जाना चाहिए, मैं आऊँ फ़ोन पे बोलूँ और काम हो जाए। मतलब जिस चीज़ में वो परफेक्ट होते हैं ना, वो उस चीज़ को ही जो है करना पसंद करते हैं, और इसलिए वो चेंजेस नहीं पसंद करते हैं। लेकिन ये लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो सही नहीं रहेगा, है ना। अगर मान लो नोकिया सेम टाइप के फ़ोन बनाती रहती, आज भी नहीं चेंज करती, क्योंकि उसके लेबर, वो तो उनको आता है ना वो सब फ़ोन बनाने, उनको पूरी मशीनें लगी हुई हैं, या फिर जो भी है, दे हैव दी टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी, एग्जिस्टिंग सारे एम्प्लॉयज़ को नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, कई लोग फायर भी होंगे, नए लोग हायर भी होंगे, है ना। तो वहीं पे जो है फिर हमारे करंट एम्प्लॉयज़ जो है रेजिस्टेंस दिखाने लगते हैं, और वो सही नहीं है। इसीलिए एफिशिएंट मैनेजमेंट क्या करती है, मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज़ को, कि ताकि वो चेंजेस को अडॉप्ट करे विलिंगली, बाय कन्विंसिंग देम दैट द चेंज इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी वो सिर्फ बेनिफिशियल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो आपके हित में भी है, वो आपके बेनिफिट के लिए भी है। क्योंकि अगर आप अपने स्किल्स एनहांस नहीं करेंगे आज के ज़माने के हिसाब से, तो आप भी जो है अपने करियर में नीचे 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 जाते रहोगे, ऊपर ऊपर नहीं जाओगे। ठीक है। अब किसी को आज के डेट में सारे मतलब टेक्निकलिटीज़ पता है फ़ोन वगैरह को, तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ मोर लाइकली टू बी हायर्ड इन सैमसंग और एप्पल, राइट, रादर देन अ पर्सन जिसने पहले कभी नोकिया में काम करा होगा, उसको पता ही नहीं है कि आजकल क्या चल रहा है ज़माने में, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द कस्टमर, है ना। तो इसीलिए रेजिस्टेंस टू चेंज आपको मिलेगा। आप जब आप बड़े हो जाओगे तो आप देखोगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जब आप पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करोगे, चेंजेस लेकर आओगे, नोबडी इज़ रेजिस्टेंट टू, एवरीबडी इज़ रेजिस्टेंट टू चेंज। ठीक है। अभी मैं आपको जो है रिसेंटली अगर मैं एग्जांपल दूँ, रिसेंटली हम एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे ये ऑफिस के सारे लोग हैं, ठीक है। Edu91 हमारी कंपनी है बेटा, Edu91 हमारी कंपनी है, और उसमें हमारे सारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे टीम मेंबर हैं, ठीक है, सारे हमारे टीम मेंबर हैं। अब पहले ना जैसे ये टी शर्ट है ना जिस पे यूट्यूब लिखा हुआ है, तो वैसे ही हमारी खुद की टी शर्ट है Edu91, राइट। सो Edu91 हमने सोचा कि हम भी अपना मर्चेंडाइज लॉन्च करते हैं, और हम सब ऑफिस में जो है अपना ही ब्रांड पहनेंगे। इट फील्स सो नाइस टू वियर योर ब्रांड, है ना, कि मैंने ये कंपनी, इस कंपनी में मैं काम करती हूँ, या फिर ये कंपनी मैंने फाउंड करी है, आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, एंड देन यू आर वियरिंग दिस ब्रांड, सो इट गिव्स यू अ वेरी अमेजिंग फीलिंग। तो इसलिए हमने सोचा हम भी पहनेंगे, हमारी सारी टीम भी पहनेगी, उनको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो सब ने, हमने उनको भी इन्वॉल्व करा कि हाँ हाँ ऐसे करते हैं, एंड देन एवरीबडी अग्रीड इनिशियली। फिर उसके बाद क्या है, हम हफ्ते में 7 के 7 दिन, 6 के 6 दिन, वो 6 दिन आते थे, मैं 7 दिन जाती हूँ ऑफिस, तो अभी नहीं, लॉकडाउन नहीं ऑब्वियसली। सो एवरी डे वेयरिंग द सेम ब्लैक टी शर्ट विद द सेम ब्लू जीन्स। तो मतलब आई तो हार्डली केयर। फिर उसके बाद उन्होंने बोला मैम अब हम बोर हो गए हैं इससे, हम अब बोर हो गए हैं इससे, आप ना, हम ये हमारे घर वाले भी बोल रहे हैं कि ना प्लीज़ ये सारे कपड़े उठा के ना गरीबों में दान दे दो, तुम कपड़े यूज़ तो करते नहीं, यू आर वेयरिंग द सेम Edu91 टी शर्ट एवरी डे। तो फिर जो है उन्होंने बोला कि मैम आप ना थोड़ा ना मिक्सचर रख लो, ताकि हम भी जो है अपनी मतलब अपने दूसरे कपड़े भी पहन कर आए, एंड देन सीइंग द सेम ब्लैक कलर एवरी डे, इट जस्ट रिमूव्स ऑल द कलर्स फ्रॉम माई लाइफ। ठीक है। तो फिर हमने बोला ठीक है, हम एक मिक्सचर रख लेते हैं, जिसको जो पहनना है वो पहन कर आए, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। हमने तो सोचा था कि हम ऐसे करेंगे, अगर हम इनको इन्वॉल्व नहीं करते, नहीं 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 नहीं, तुम्हें जो है नहीं पहन कर आना, तुम्हें जो है यही पहन कर आना है, Edu91 की टी शर्ट ही पहन कर आनी है, तो वो सब जो है उनको थोड़ा बुरा लगता है कि हमारी जो है हमारे को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करा। अब क्या होता है, वो लोग खुद से ही कभी कभी पहन कर आ जाते हैं, खुद से ही जब उनका मन करता है, इनफैक्ट 3-3 4-4 दिन भी पहन कर आ जाते हैं। हमने तो नहीं बोला ना, हम जब उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी उसमें हिस्सा बनते हैं, और फिर वो जो है चेंज को एनकरेज करते हैं, बट हमें उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। ओके। फिर उसके बाद हाँ ये तो हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कितना सिंपल, मतलब हेडिंग से ही पता चल रहा है कि जो भी एम्प्लॉयज़ जो है आपकी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी जो है ध्यान में रखती है मैनेजमेंट, और हमारे एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी मैनेजमेंट हेल्पफुल है। एन एफिशिएंट मैनेजमेंट इज़ द वन हु ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर एंड फॉर द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयर तो डेफिनेटली, यानी जो ओनर हैं, जो हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट आए, उसमें प्रोडक्शन अच्छी होती रहे। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ के लिए हम क्या सोचते हैं कि भाई उनको सैलरी टाइम पे मिले, उनका रिकग्निशन हो, उनको सब जो है अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हों, क्लीन वर्किंग एनवायरनमेंट हो, पढ़ा था ना हमने ये भी।
तो an efficient manager is the one who brings maximum prosperity for the employer as well as the employee. The managers lead the people in such a manner that the organizational goal, individual goal, सेम लाइन है, आपको पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ, वो सब जो है एक डायरेक्शन में चले, वो सभी गोल्स जो है एक डायरेक्शन में चले, और वो हमारा मेन गोल जो है क्या, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना. As organizational goal and individual goal are in one direction only, individual wants to earn more and the organization wants to produce more, यानी मोर प्रोडक्शन होगा, मोर प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट जो है डेफिनेटली सैलरी तो मिलेगी ही, शेयर होल्डर्स का भी फ़ायदा होगा. अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो बस वही 3-4 लोग ही होते हैं जो फाउंडर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट. तो इसीलिए हमारी जो एफिशिएंट मैनेजमेंट है वो एनकरेज करेगी हमारे एम्प्लॉयज़ को कि जो है हम आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आप पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे मेहनत के साथ जो है काम करिए, क्योंकि अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो बेटा प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा. वो वाला इमोजी देखा है आपने जिसकी आँख में डॉलर होता है, वो वाला इमोजी बनाना है. ठीक है, तो चलो लास्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. ये तो हमारा बहुत आपको याद ही है कि हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव से उठाया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव से उठाया उन्होंने. तो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. दे गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू सोशल ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, जो हमारी ड्यूटी है, जो लीगल ड्यूटी है या मॉरल ड्यूटी है, वट एवर यू मे कॉल इट, बट इट्स लाइक ड्यूटी, that something that you are compelled to do even if you don't want to do it. That's what it means. यानी आपको जो है जैसे बोलते हैं ना कि ये मेरी बस जिम्मेदारी है, मुझे करनी पड़ रही है. ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं हाँ मम्मी ने गुस्सा तो कर दिया है, लेकिन मम्मी है ना, मतलब एज अ बेटा मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपनी मम्मी को खुश रखूं, तो फिर हम जाके सॉरी बोल देते हैं, है ना. सेम वे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं कि वो सोसाइटी को रिटर्न करें, वो भी अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस को, सोशल बोल दिया मैंने, सोशल ऑब्लिगेशंस को जो है वो फुलफिल करें टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स एट्सेट्रा. और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, गुड क्वालिटी सामान हमें देना है, हमें कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, और हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है नॉर्मल लोगों के लिए भी और वीकर सेक्शन के लिए भी. याद है ना, ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स में ही पढ़ा था हमने, आपको याद आ रहा है. सोशल ऑब्जेक्टिव ये सोशल ऑब्जेक्टिव का है, कॉम्पिटिटिव सैलरी पर्सनल ऑब्जेक्टिव का है, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव का है. बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इंक्रीज इन GDP, दैट इज ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ नेशन. यानी अल्टीमेटली अगर हमारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली वी आर डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द GDP ऑफ द नेशन. क्योंकि GDP जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है बेटा, वो सारे मतलब नेशनल इनकम वाला चैप्टर पढ़ोगे अभी आप इकोनॉमिक्स में, तब आपको पता चलेगा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी बिजनेसेस हैं, उन सब का जो है जितना उन्होंने कमाई करी होती है वो उसको पूरा कैलकुलेट करके हम जो है GDP कैलकुलेट करते हैं. और जिससे क्या है, अगर हम बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे तो डेफिनेट सी बात है ना, हमारा नेशन भी तो ग्रो करेगा. चलो 5 पॉइंट्स हो गए हमारे. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल, फिर उसके बाद एफिशिएंसी इंप्रूव करती है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करती है, और हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है. चलो अब याद कर लेते हैं. देखो अब यहाँ पे जो है हमें क्या बतानी है, इंपॉर्टेंस ऑफ ममा, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, ममा है, तो हमें क्या बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ द मदर. तुम अगर पूछोगे ना अपनी मम्मा से जाके कि मम्मा आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो मम्मी बोलेगी बस यही दिन देखना रह गया था ना मुझे. बस तुम ये पूछोगे कि तुम्हारी माँ की इंपॉर्टेंस क्या है. मैं नहीं होती ना तो तुम्हें खाना कौन खिलाएगा, मैं नहीं होंगी तो तुम्हारे कपड़े कौन धोएगा. मम्मा ये सब काम तो मेड करती है. हाँ लेकिन उस मेड को सुपरवाइज तो मैं ही करती हूँ ना. तो मम्मा से कभी मत पूछना कि मम्मा आप अपनी इंपॉर्टेंस बताओ. ये जस्ट कीप दिस आंसर टू योर सेल्फ मम्मा के सामने, वरना मम्मा जो है तुम्हारी सबके मम्मा मेरे पास आएंगी कि तुम क्या क्या सिखा रही हो बच्चों को. मैं बोलूँगी आंटी जी हम ना सिर्फ क्वेश्चन याद कर रहे हैं, इसीलिए हमने आपका रेफरेंस लिया है. और वैसे भी जैसे ही बच्चा फर्स्ट चैप्टर आपके नाम से शुरू करेगा तो डर के आगे मतलब चैप्टर धड़ाधड़ पढ़ ही लेगा. ठीक है ना. तो आई हैव माई जस्टिफिकेशन, सो डोंट यू डेयर सेंड योर मम्मा टू मी कि हाँ मम्मा ये मैम गलत चीज़ें सिखाती हैं. चलो एनीवेज, सो मम्मा की इंपॉर्टेंस क्या है, तो मम्मा क्या है, मम्मा अपने डायनामिक फंक्शंस करती है. डायनामिक फंक्शंस किस तरीके से करती है, बहुत ही एफिशिएंसी के साथ करती है,
ताकि तभी जाकर वो अपने परिवार का पर्सनल चीज़ें, पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोच पाती है, ठीक है, ग्रुप के बारे में सोच पाती है और सोसाइटी के भी बारे में सोच पाती है, ठीक है। परिवार का, पर्सनल का, और ग्रुप में जो है हम क्या लिख सकते हैं, यानी व्हाट्सएप ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है, जस्ट इन केस, ताकि हमें व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि आजकल आपको पता ही है मम्मी पापा ये व्हाट्सएप पे इतना एक्टिव हैं, और ये क्वारंटाइन के चक्कर में तो इतना ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में कम्युनिकेशन होता है। मेरी फैमिली थोड़ी अलग सी है, प्लीज़ उनको इग्नोर करो, वो लोग कुछ बात नहीं करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, सिर्फ नाम के लिए बने हुए हैं। बट अदर देन दैट आई हैव सीन फैमिली ग्रुप्स इतने ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें चलती रहती है, इतने फॉरवर्ड्स आते हैं, इतने फालतू के इमेजेस, इतने फालतू के डाउनलोड्स, एंड गॉड नोज व्हाट नॉट। चलो, सो मम्मी जो है, मम्मी की इंपॉर्टेंस हमें बतानी है कि मम्मी जो अपने डायनामिक फंक्शंस एफिशिएंसी के साथ करती है। पहला पॉइंट डायनामिक, फिर दूसरा पॉइंट जो है एफिशिएंसी, फिर जो है तीसरा पॉइंट कि वो तभी अपने परिवार यानी पर्सनल, फिर उसके बाद फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप का यानी ग्रुप, और सोसाइटी का ध्यान रख पाती है। सो ग्रुप से हमारा डायनामिक से क्या हो गया, मेक एन ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक, या फिर क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। एफिशिएंसी से क्या हो गया हमारा, एफिशिएंसी से पॉइंट क्या था बच्चा हमारा, हाँ, मैनेजमेंट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी, फिर उसके बाद पर्सनल हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ग्रुप हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल, एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी से डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब आपको जो है ये पॉइंट बिल्कुल याद आ जाना चाहिए, एग्जाम डेट तक याद रखना है, रिवाइज करते रहना है। आप ये मत बोलना कि मैम आज पढ़ा है, 3 महीने बाद भी इसे खोल के देखूंगा तो क्या याद रहेगा, नहीं, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, डेफिनेट सी बात है। लेकिन रिवीजन में जनरली बच्चे रिवीजन में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, और उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें वापस पढ़नी पड़ती हैं। तो हम क्या करेंगे, रिवीजन में सारी चीज़ें वापस नहीं पढ़नी पड़ेंगी, हमें इन पॉइंट्स को जो है रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि हम जो है आगे अच्छे से बढ़िया तरीके से इसको एग्ज़ाम टाइम पे लिख कर आ सकें। ऑलराइट, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने करा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यस, इसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है टॉपिक। तो तब तक के लिए नमस्ते। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारी और भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं। ऑलराइट गाइज, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अपने स्कूल में भी ज़रूर बताना कि हम इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बिजनेस स्टडीज़ यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो तुम सब भी आ जाओ। हम सब जो है एग्जाम में चीटिंग भी अच्छे से कर पाएंगे कि बता मम्मी की स्टोरी क्या थी, और पापा की स्टोरी, अभी पापा की स्टोरी आई नहीं है, पर मम्मा की स्टोरी क्या थी तो बता, इंपॉर्टेंस ऑफ मम्मा बता। तो एग्जाम में ना चीटिंग करेंगे तो भी टीचर को पता नहीं चलेगा कि हम चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलो कि चलो सब आ जाओ, सब यूट्यूब पे साथ में पढ़ते हैं। ओके, और अगर कुछ डाउट अगर किसी को आता है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या किसी और चीज़ से भी रिलेटेड, प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बाय, नमस्ते।